माही अपने हाथों की मेहंदी देखकर शर्मा रही थी, जिसमें उसके पति मयंक का नाम अभी भी चमक रहा था। उसकी शादी को अभी केवल 2 दिन ही हुए थे। शादी के बाद पहली रात तो दोनों पति पत्नी इतने थके थे कि उन्हें बात करने की फुर्सत भी नहीं मिली थी। और आज शाम से ही माही का हृदय कांप रहा था कि आज की रात वो मयंक के साथ अपना समय बिताने वाली है। मयंक भी बीच बीच में अपनी चोर निगाहों से उसे निहार रहा था। दूसरे दिन वो दोनों बैठे ही थे कि तभी मयंक को किसी नए नंबर से फोन आया और वो घबराया हुआ तेजी से बाहर निकल गया। माही को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से कहाँ चला गया। 1 घंटे के बाद बाहर आंगन में चीख पुकार मच गई। माही घबरा गई कि क्या हो गया, और वो तुरंत जब अपने कमरे से बाहर आई तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि कुछ लोग मिलकर उसके देवर की मृतदेह को लाकर आंगन में रख रहे थे। तभी उसकी सास अपने बेटे की देह से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माही स्तब्ध सी खड़ी रह गई। मयंक भी बौखला उठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाकी सब लोगों की बातें सुनकर माही को पता चला कि उसके देवर मोहित ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और फिर शराब के नशे में बाइक चला रहा था और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। माही दौड़कर अपनी सास के पास गई और उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। उसकी सास का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और वो वहीं पर बेहोश भी हो गई। बड़ी मुश्किल से माही कुछ औरतों की मदद से उन्हें कमरे के अंदर लेकर आई और डॉक्टर को बुलाकर उन्हें होश में लाई। उधर रोते बिलखते सबने मोहित को अंतिम विदाई दी। कहाँ घर में मयंक के विवाह के कारण खुशियों का माहौल था और अब घर में मातम मनाया जा रहा था। खैर, जो होना था वो तो हो ही चुका था। मयंक की शादी को अब 15 दिन हो चुके थे और अब उसकी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। उन्हें अभी वापस काम पर भी जाना था, इसलिए वो अपने कमरे में बैठकर अपनी पैकिंग कर रहा था कि तभी उसकी नवविवाहिता पत्नी माही आंखों में आंसू लिए उसे पैकिंग करते हुए देख रही थी। तभी मयंक ने धीरे से कहा कि तुम उदास क्यों हो रही हो? अगली बार मैं आऊँगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी माँ को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूँगा। देखो माही, घर में ऐसा हादसा हो गया है कि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाए, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे अरमान होंगे, लेकिन देखना, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अपने पति की बात सुनकर माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं माँ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो रसोई की तरफ चली गई। मयंक भी दुखी मन से फिर से पैकिंग करने लगा। मयंक और माही की शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे। माही अपनी आंखों में अपने भविष्य के ना जाने कितने सुनहरे सपने सजाकर इस घर में आई थी, लेकिन उसके सारे सपनों को गहरा झटका लग गया था। उस दुर्घटना के बाद से ही माही की सास एकदम सुन्न होकर एक कोने में बैठी रहती थी। उसकी सास अपने बेटे मोहित से बहुत प्यार करती थी। वैसे तो वो मयंक की सौतेली माँ थी। मयंक जब 10 वर्ष का था तो उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। जब उसके पिताजी दूसरी शादी करके उस घर में आए तो मयंक ने भी दिल से उन्हें अपनी माँ का स्थान दिया था। मयंक की दूसरी माँ भी मयंक के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जब उनके अपने बेटे मोहित का जन्म हुआ, वो तब से ही अपने बेटे मोहित पर ज्यादा प्यार दुलार लुटाने लगी थी। लेकिन तब तक मयंक भी बड़ा हो गया था, तो वो कॉलेज जाने लगा था, तो उसे ये सब दिखाई नहीं देता था। जब मयंक जॉब करने लगा तो उसके पिताजी का भी देहांत हो गया। अब मयंक पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मयंक तो घर संभालने में ही लग गया और उधर मोहित ऐसो आराम में रहने लगा था। उसकी माँ अपने बेटे के मुंह में इतनी अंधी हो गई थी कि मोहित की हर फरमाइश पूरी कर देती थी। वो जितने रुपए मांगता उसे उतने ही रुपए दे देती, और उसी का ये परिणाम था कि आज मोहित की ये दुर्गति हुई थी। मयंक अपने काम के सिलसिले में मुंबई रहता था और उसका परिवार दिल्ली में रहता था। अब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थीं, तो वो वापस मुंबई जाने की तैयारी कर रहा था। उधर माही भी ऐसे समय में बहुत दुखी थी, क्योंकि उसकी शादी के अगले दिन ही ये दुर्घटना हो गई थी। तो बहुत से लोग अपनी दबी जुबान से उसे अपशुगनी और मनहूस कह रहे थे, मगर माही किसी तरह अपने दुख को दबाकर अपनी सास की देखभाल कर रही थी। मयंक शाम को अपना सामान लेकर स्टेशन जाने के लिए निकल गया, लेकिन स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो वो फिर से घर वापस आने के लिए निकल पड़ा था। और इधर मयंक की माँ मयंक के जाते ही माही के पास पहुंची और माही से कहने लगी, देखो बहू, तुम इस घर की दहलीज के अंदर मत आना। तुमसे मैं जितना कहती हूँ उतना ही काम करो और चुपचाप घर के बाहर पड़ी रहो।
मेरे घर में तुम जैसी अपशकुनी और मनहूस बहू के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर माही चौंक गई और कहने लगी, माँ जी, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी क्या गलती है। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, कल मुही कहीं की, निकल मेरे बेटे के कमरे से बाहर, जाकर गौशाला में अपना बिस्तर लगा ले। माही की सास ने उसके बाल पकड़कर उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। तभी अचानक से उनका बेटा मयंक वहां पर पहुंच गया और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो। तभी अपने बेटे को वहां पर अचानक से देखकर वो चौंक गई और कहने लगी, अरे मयंक, तू वापस घर क्यों चला आया। मयंक ने माही को उठाकर उसकी साड़ी का आंचल ठीक करते हुए उसे कुर्सी पर बिठा दिया और फिर किचन से पानी लाकर उसको पानी पिलाया। मयंक की माँ निशब्द सी खड़ी रही। जब माही की दशा थोड़ी स्थिर हुई तो मयंक ने अपनी माँ की ओर घूरते हुए कहा कि माँ, तुम ये क्या कर रही थी। अब तो मयंक की माँ चुप नहीं रह पाई। वो गुस्से में भड़कते हुए कहने लगी, तो और क्या करती, ये मनहूस है, अपशकुनी है, इसे मैं अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए बाहर गौशाला में भेज रही थी। तभी मयंक भी गुस्से में बोला, माँ, तुम ये क्या कर रही हो, तुम माही को मनहूस कैसे बोल सकती हो। तभी उसकी माँ चीखते हुए बोली कि इसके आने के बाद मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ये मेरे छोटे बेटे को खा गई। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मयंक अपनी माँ को समझाने की पूरी कोशिश करते हुए कहने लगा, देखो माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के आने या नहीं आने से छोटे की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। छोटे के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी खुद की अपनी गलती थी। उसने अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया था, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। आखिर इसमें माही की क्या गलती थी जो तुम उसके साथ इतना रूखा व्यवहार कर रही हो। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसी मनहूस बहू को घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अच्छा तो ठीक है, इससे अच्छा तो मैं माही को यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी उसकी माँ फिर से गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ हाँ, ले जा तू इसे, अब तू अपनी पत्नी के ही गुणगान करेगा। आखिर तूने दिखा ही दिया कि तू मेरा सौतेला बेटा है। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मेरा सगा बेटा इस दुनिया से चला गया, और अब तुझे तेरी ये मनहूस पत्नी ही प्यारी लग रही है। मयंक का दिल तड़प उठा और वो दुखी स्वर में बोला कि माँ, जहाँ तक बात रही मनहूस होने की, तो जब आप इस घर में ब्याह कर आई थी उसी दिन मेरी दादी का भी स्वर्गवास हो गया था, तो क्या आप भी मनहूस थी। माँ, मैंने कभी भी आपको सौतेली माँ नहीं समझा, हमेशा आपको अपनी माँ की तरह सम्मान दिया, लेकिन आज आपकी हरकत देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तभी उसकी माँ गुस्से से कांप उठी और उससे कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, तू सौतेला निकला है और सौतेलापन दिखा भी रहा है, इसीलिए तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा, और तुझे दोबारा पलटकर यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तेरे पिता ने गुजरने से पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था, तो अब मैं तुम दोनों को अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी। तभी मयंक दुखी स्वर में बोला, माँ, हमारा रिश्ता बचा रहता मेरे लिए वही काफ़ी था। तुम ये घर अपने पास रखो, मेरे पास रहने की जगह है, मैं वहाँ पर सुकून से रह सकता हूँ, लेकिन बस मुझे यही तकलीफ रहेगी कि अपनी सगी माँ को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था, और अब तुझे माँ माना था, तो अब तुम भी मुझसे दूर चली गई। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और माही को अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद माही की सास बिल्कुल अकेली पड़ गई, और इस उम्र में वो अकेली रहने से घबरा रही थी, तो उसने अपने भतीजे और उसकी बहू को बुलाकर अपनी देखभाल करने के लिए उन्हें अपने घर में रख लिया। और उसके भतीजे ने उसके साथ ऐसी चालाकी की कि उसको समझ ही नहीं आया। एक दिन उसके भतीजे ने अपनी बुआ से कहा, बुआ जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतना तो कोई माँ बाप भी अपने बेटे के लिए नहीं करती, तो मैं सोच रहा था कि मैंने एक प्लॉट लिया है, और क्यों ना वो मैं आपके नाम कर देता हूँ, ताकि आपके बेटे मयंक को भी पता चले कि मैं आपकी कितनी इज्जत रखता हूँ। तभी मयंक की माँ बोली, अरे नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे फूफा जी मरने से पहले ये घर मेरे नाम करके गए थे। तूने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। काश मेरा बेटा मयंक मेरे लिए इतना सोचता, लेकिन नहीं, उसे तो सिर्फ अपनी पत्नी का प्यार दिखाई दिया और उसको यहाँ से लेकर चला गया। तभी उनके भतीजे ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि अनीता, वो फाइल लेकर आना, और अपनी बुआ जी से बोला, नहीं बुआ जी, जब आपने मुझे अपना सहारा माना है तो फिर क्या, मैं एक प्लॉट आपके नाम नहीं कर सकता, आप इस पर अपने साइन कीजिए। तभी उन्होंने खुशी खुशी उस पर अपने साइन कर दिए और मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भतीजा कितना अच्छा है। आज के दिन कोई अपना सगा बेटा भी अपनी माँ के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लेगा। साइन होने के बाद दूसरे दिन ही उनके भतीजे ने उनको
उस घर से निकाल दिया और कहा कि चली जाओ बुढ़िया यहाँ से। इस घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये घर मैं अपने नाम कर चुका हूँ। तभी मयंक की माँ चौंक गई कि ये घर तो मेरे नाम था। उसने अपने भतीजे से कहा, तू ये क्या बोल रहा है, पता भी है तुझे? क्योंकि ये घर तो तेरे फूफा जी मेरे नाम करके गए थे। तभी उनके भतीजे ने कहा, हाँ करके गए थे बुआ जी, लेकिन अब ये घर मेरे नाम हो चुका है, क्योंकि कल ही मैंने आपसे इस घर के कागजात पर साइन करवाए हैं। क्या आप इतनी जल्दी भूल गई? लेकिन बेटा वो तो तूने अपनी खुद की प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी। अरे बुआ जी, इतनी आसानी से आप थोड़ी उस पर साइन कर देती, इसलिए मैंने चालाकी खेली और अब आप यहाँ से चले जाइए। इतना कहकर उनके भतीजे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मयंक की माँ बाहर पड़ी पड़ी रोती रही और पछताती रही कि काश अगर मैंने अपने बेटे को यहाँ से नहीं निकाला होता तो कम से कम ऐसे समय में वो मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार तो नहीं करते। मेरी एक गलत सोच के कारण मेरे अपने ही बेटे बहू से रिश्ता टूट गया। सही कहते हैं लोग, अपने तो अपने ही होते हैं, लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया ही चुग गई खेत। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।